गुरुजी, आप डुगरी वाले गुरुजी की बात करें, हाँ, उनके साथ आप कैसे जुड़े और कब से जुड़े? मेरे दोस्त थे कर्नल, उनके घर के ऊपर रहते थे। वहाँ भी ऐसे ही उन्होंने करिश्मा दिखाया था। पता नहीं, उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था। ये तो बाद में चर्चा बनी है, बहुत बढ़ गया है। अच्छा, एक कोठी थी 4 कनाल की और जी कॉर्नर हाँ, पे पीर की मजार थी। जी, पीर की मज़ार थी। वहाँ कोई मौलवी थे, वो करा करते थे। ठीक है। मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं तो एक दिन ऐसे ही देखा कि रश बड़ा होता है, देखते हैं जाके क्या है। जिसकी डिस्क हिली हुई है उसको बोला कि 5 उठ हाँ, के बैठ करो। वो कहता बाबा बाबा डॉक्टर ने मना किया है, झुकना नहीं है। नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, इधर क्यों आए? इधर जैसे मैं बोलूँगा वो करो। तो उससे 5 उठक बैठक लगवाई हैं। बुलाया, अभी दर्द हुई? नहीं, कल आना। मल के थापी मारी, फिर कहते हैं चलो अभी कल 5 उठक बैठ लगाई, आज 20 लगाओ। क्या बाबा कल 5 बोली थी? नहीं, ठीक होना है ना, 20। उससे ज़बरदस्ती करके 20 करवा के फिर छाती पीठ पे हाथ माला, थापी मारी, जाओ कल से फुटबॉल खेलो। अब मेरे पास कई बार होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं जो पीजीआई से रिजेक्टेड हैं या कहीं और से हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से ये करा कि गुरुजी देखूं ना देखूं, हाँ या ना में जवाब मिल जाए। अगर नहीं तो मैं सीधा जवाब दे देता हूँ कि नहीं। गुरुजी का भी यही, ऐसे ही मियाँ जी का भी। मियाँ जी की डेथ फलानी तारीख को इतने बजे हो रही है। मैं कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, अच्छे वाले बैठे, मैं कैसे लिखूँगा, मर जाओगे। ऊपर वाले ने पिकनिक पे भेजा है, खा पी मज़े कर ऐश कर, जब बुलाऊँगा ना मत करना। अब वो बुला रहा है। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे टेलीफोन से बात होती है। नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद जो करना करते रहना है। ये सब नमाज़ पढ़ने अंदर बैठ गए, मैं बाहर बरामदे में बैठा हुआ कुर्सी पे। सारे नमाज़ पढ़ के आ गए, मियाँ जी अंदर ही बैठे हैं। मैं कहा बाबा नहीं आए? कहते बाबा अंदर है। मैं गया, बाबा बैठे हुए हाथ रख के, आंखें बंद। मैंने उठाने लगा, मैं ऐसे हाथ रखा तो ख़त्म। तो मैंने लोगों को बताया, मैंने कहा ये बाबा टाइम देखा तो वही टाइम, मतलब जो टाइम इन्होंने बोला है उस टाइम डेथ हुई। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ आती है। जी हाँ, अक्सर आपने ये सुना होगा। तो ये बात होती है रहमत की। रहमत किसी ख़ास पर्सन के ऊपर ही होती है, किसी ख़ास इंसान के ऊपर ही होती है। और आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ है, मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी, जिनके ऊपर एक अहम किस्म की रहमत है। ठीक है, जिनके काम को आप करिश्मा कह सकते हो। तो आज उनसे हमने टाइम लिया है आप लोगों के लिए कि आपको उनके साथ मिला सकें। आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उनका हल हम ले सकें, या किसी को कोई पेन है, कोई बीमारी है, उसका अगर सरल उपाय हम आप तक पहुंचा सके उनके माध्यम से। तो आज हमने उनको इनवाइट किया है, मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी को। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारे एक बुलावे पे यहाँ हमारे शुक्रिया, स्टूडियो पहुँचे। शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने बुलवाया है मेरे को यहाँ। नहीं नहीं सर, आपसे ऐसे शिक्षक से मिलना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जैसे सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाह रही होगी कि वीरेंद्र शर्मा जी आखिर करते क्या है, किस तरीके का सोशल वर्क करते हैं, किस तरीके से मानवता की सेवा करते हैं। इनफैक्ट मैं वैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हूँ नहीं, जी। मैं वैसे मैकेनिकल हूँ जी। और आर्मी ऑफिसर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। तो ये मेरे को एक तरह की बख्श ही है जिसकी से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। और आज से नहीं, सन 72 से इस चीज़ को कर रहा हूँ। लगभग 50 साल प्लस का आपका एक्सपीरियंस जी हाँ, हो चुका है। जी। तो सबसे पहले आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि एजुकेशन कैसे आपने हासिल की, कहाँ से हासिल की, उसके बाद कैसे आपने वर्किंग किया और कैसे आप इस उसमें रहमत में जुड़े। इनफैक्ट फादर मेरे आर्मी में थे, जी। तो हम लोगों की पोस्टिंग होती रहती थी, कभी कहीं कहीं कहीं। तो स्कूलिंग कॉलेजिंग भी उसी हिसाब से चल रहा था। जी। तो फाइनल फादर की पोस्टिंग मेरठ में हुई, यूपी में। जी। तो हम लोग यूपी में थे, वहाँ ब्रिटिश टाइप की कोठियाँ थी बड़ी बड़ी, गाय भैंसें रखी हुई। तो मैंने मैट्रिक की थी, उसके बाद इंजीनियरिंग का शुरू किया। तो जहाँ हम लोग रहते थे वो बहुत बड़ी कोठी थी। ये कौन से ईयर की बात हम कर रहे होंगे? ये 69 के करीब की बात है। 69 की। ओके। तो उस कोठी में पीर की मज़ार थी एक कोने में।
अच्छा, एक कोठी थी 4 कनाल की और जी कॉर्नर हाँ। पे पीर की मजार थी। जी, पीर की मज़ार थी, वहाँ कोई मौलवी थे, वो करा करते थे। ठीक है। मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं तो एक दिन ऐसे ही देखा कि रश बड़ा होता है, देखते हैं जाके क्या है। हुँ, तो वहाँ कवालियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो इतनी तो नॉलेज थी नहीं, तो कवालियाँ सुनने बैठ गए। हुँ, फिर वहाँ देखा कि जो एक मियाँ जी ये बुज़ुर्ग थे, हुँ, वो हरा सा चोगा पहने हुए, पटका बांधा हुआ सिर पे। कोई लेडी आई बच्चा लेके हुँ, कि बाबा इसका बुखार नहीं उतरता, ठीक डॉक्टरों है। को दिखा लिया, बहुत खर्चा कर लिया, तो क्या करें। तो अगरबत्ती जला करती थी, उनकी राख गिर रही है। हुँ, तो मियाँ जी ने दिया वहाँ जल रहा था, उसका तेल से हाथ लगाया, राख में हाथ लगाया, उस बच्चे के सिर पे हाथ लगा के कुछ मल पाठ दिया। करते हुए हुँ, मल के छोड़ दिया। बेटा इसके यहाँ 10 मिनट बैठो, बुखार उतर जाएगा। जी। वो बच्ची वहाँ बैठ के देखते रहे। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये क्या हो, 10 मिनट के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक, 10 मिनट में बुखार उतर गया। बुखार उतर गया। जो कि इतने दिनों से धक्के खा रही, हुँ, डॉक्टरों के पास, कभी कहीं, कभी दवाइयाँ, कभी इंजेक्शन्स। तो जाओ बेटा ये ठीक हो गया। मैंने कहा यार किया क्या है इसने। मैं कहा कल फिर देखेंगे। हुँ, यंग लड़के थे, एक इतनी क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी हो गई कि भी किया क्या है इसने, हुँ, ये जादू हो गया है। तो मैं कहा कल शाम को फिर देखेंगे। शाम को फिर आ गया। दो एक दिन में आता रहा। एक दिन शाम को आया, एक लड़का आया, मेरा के 20-22 साल का होगा, बेल्ट लगी हुई। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, हुँ, मैं कहा बेटा ये कमर में बेल्ट लगा रखी है, क्या बात है। हुँ, कहता मैं फुटबॉल खेल रहा था, स्लिप हुआ, पीठ में जर का ही गड़बड़ हो गई। डॉक्टर को दिखाया, वो कहता ये डिस्क हिल गई, ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ, अब हम लोग इतना कहाँ से पैसा दें, किसी ने बताया बाबा को दिखाओ। हुँ, तो मियाँ जी भी आ गए, क्या बात हो गई। हुँ, मैं कहा बाबा इसकी डिस्क हिल गई है। हुँ, आप इसके कौन है। मैं कहा मैं रिश्तेदार तो नहीं, हुँ, मैं तो इसी कोठी में रहता हूँ, मैं तो वैसे ही देखने आया। हुँ, तो उसको बोला कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा उसने बताया। बेल्ट खोलो, बेल्ट खोला, कमीज़ उठाओ, वही दिया वाला करके तेल लगाया, कुछ पाठ कर रहे हैं, पीठ पे मल रहा, मल के एक थापी सी मारी। हुँ। चलो बेटा 5 उठक बैठक निकालो। अच्छा, जिसकी डिस्क हिली हुई है उसको बोला कि 5 उठ हाँ, के बैठ करो। वो कहता बाबा बाबा डॉक्टर ने मना किया है, झुकना नहीं है। हुँ, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, इधर क्यों आए। हुँ, इधर जैसे मैं बोलूँगा वो करो। तो उससे 5 उठक बैठक लगवाई हैं। हुँ, बुलाया, अभी दर्द हुई नहीं, कल आना। मैंने कहा यार किया क्या है इसने। हुँ, तो मैंने कहा कल तो देखेंगे इस शाम को। शाम को मैं भी आ गया। वो लड़का जब आया, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, आगे से ठीक हो। कहते कल से तो बहुत फ़र्क है। हुँ, तो बाबा आ गए, क्या हाल है तेरा। कि बाबा आगे से तो बहुत ठीक है। कमीज़ उठाओ, फिर मला, मल के थापी मारी, फिर कहते हैं चलो अभी कल 5 उठक बैठ लगाई, आज 20 लगाओ। क्या बाबा कल 5 बोली थी। नहीं ठीक होना है ना 20। वो 10 एक 12 लगा के कहता बाबा और नहीं लगती, फिर ठीक नहीं होना तुमने। हुँ, उससे ज़बरदस्ती करके 20 लगवा करवा दी। के फिर छाती पीठ पे हाथ माला, थापी मारी, जाओ कल से फुटबॉल खेलो। कि बाबा डिस्क, वो डॉक्टर के पास चले गए, ठीक हो गई। मतलब कल से बिल्कुल मैंने फ़र्क कहा पड़ ये गया, कल दूसरे से फुटबॉल दूसरे खेलो। दिन से बंदा भाग रहा है। हुँ, मैंने कहा यार ये तो अच्छा हुआ है। ये पर ये नहीं समझ आया कि ये मियाँ जी बोलते क्या हैं, हुँ, पाठ क्या करते हैं। मैंने कहा यार लोग MBBS करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, हुँ, बाबा मांगते भी नहीं किसी से, कोई लेते भी नहीं, जिसकी जो श्रद्धा है डाल जाता है। कोई आया पंखा लगा गया, कोई लाइट लगा गया। मैंने कहा यार ये काम आ जाए। हुँ। तो बच्चे थे तो यंगस्टर एज थी तो उस इतनी तरीके से अकल तो थी नहीं, माइंडसेट चलता है। पर पैसे का तो दिमाग में आ गया हुँ, कि तू इंजीनियरिंग करके कितने पैसे मिलेंगे, हुँ, अगर ये काम आ जाए तो नोट ही नोट है, बाबा नहीं लेते, अपन ले लिया करेंगे। हुँ, तो मैं कहा इनके चरण पकड़ लो, ये इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। हुँ, तो शाम को फिर रोज़ का रूटीन हो गया, आ जाना, कभी गिलास कप पड़े धो देने, हुँ। कभी मियाँ जी का घुटने दबा देने। मैं मतलब इसी काम में ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट एक आ गया। लालच लालच में एक सेवा शुरू हो गई। सेवा इन द सेंस कि उस नीयत से सेवा शुरू हुई कि पैसा कमाना है, हाँ। तो ये सेवा करनी शुरू कर दी। हुँ, मैंने कहा मैं 2-3 साल हो गए मेरे को करते हुए,
पर नीयत कभी ये ना माने कि भाई मियाँ से पूछ लूँ कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। एक दिन जब देखा मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, आज पूछ ही लेते हैं बाबा से कि भाई क्या है, मेरे को भी कुछ बताओ, इतनी सेवा करता हूँ। तो मैं ऐसे ही सेवा कर रहा था, तो मैं कहा बाबा आपकी इतनी उम्र हो गई है, कल को आपकी डेथ हो जाएगी, अकल तो थी नहीं इतनी बात करने की। तो मैंने कहा आपका नाम रोशन करने वाला भी चाहिए, मैं इतनी सेवा करता हूँ। दो चार बातें ऐसे की हैं तो मेरे को कहते हैं, दो गालियाँ निकाल के कहते हैं साले तेरी तो नीयत पहले से खराब है, तू पैसे बनाएगा, बिजनेस करेगा इसमें, तेरे में इतने जूते मारूंगा तेरी शक्ल पहचान में नहीं आएगी, ये गंदी नीयत लेके आके सेवा करते हो। बाजू से पकड़ा मेरा मज़ार से बाहर, खबरदार अंदर आया, जूते मारूंगा तेरे में। आ जाते हैं नीयत लेके। अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहा इसको कैसे पता लग गया कि मैं पैसे कमाऊंगा। 3-4 दिन मैं गया नहीं, ये डर कि मुसलमान है मारेगा भी। तो मम्मी एक दिन कहते हैं तो जाता नहीं। मैं कहा मियाँ जी गए हुए हैं कहीं। अब झूठ ही बोलना था, अब ये तो बताया नहीं मैं किस चक्कर में जाता था। 3-4 दिन के बाद फिर मूड में आया, मैं कहा यार चले जाते हैं, कुछ तो बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मारेगा ही ना। तो एक दिन फिर चले गया, तो वो जाके सेवा करने लगा तो कोई नहीं बोले, करता रहा। अगले दिन मेरे को कहते हैं इधर आओ, पढ़ा लिखा है ना। मैं कहा जा पोस्ट कार्ड लेके आ। वो 5 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, 10 पोस्ट कार्ड लेके मैं आ गया। कहते बैठ लिख, मियाँ जी की डेथ फलानी तारीख को इतने बजे हो रही है। मैं कहा मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, अच्छे वाले बैठे, मैं कैसे लिखूँगा, मर जाओगे। नहीं तू रोक लेगा, तेरा भगवान रोक लेगा, तेरा डॉक्टर रोक लेगा। बच्चे वो ऊपर वाले ने पिकनिक पे भेजा है, खा पी मज़े कर ऐश कर, जब बुलाऊंगा ना मत करना। अब वो बुला रहा है। मैं कहा यार क्या बात कर रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे टेलीफोन से बात होती है। मैं कहा बाबा ऐसे थोड़ी होता है, तू कुछ नहीं कर, तू चिट्ठी डाल दे, बाकी जो होगा देखी जाएगी। अब मैं बड़ा हैरान, चिट्ठियाँ भी डलवा दी। अब मेरे दिमाग में ये चिट्ठी किस एड्रेस पे डलवाई? जो इसने बोले, इन्होंने अच्छा अपने रिश्तेदारों के नाम बोले, अच्छा। इनके नाम पे चिट्ठियाँ डाल। 10-12 चिट्ठियाँ मेरे डलवा दी। अब मेरे को डर भी, मैं कहा चिट्ठी तूने लिखी, लोग तेरे मारेंगे। अब जिस दिन इसने डेट और टाइम बोला उस दिन मैं काम पे नहीं गया। मैं कहा आज सुबह मज़ार पे ही जाओ। तो सुबह इसके रिश्तेदार भी बैठे हुए गप्पे मार रहा है, बड़े हंस रहा है। मैं कहा यार ये क्या है, इसका टाइम जितना आधा घंटा रह गया मरने को, ये तो गप्पे मार रहा है, ऐसे फ्रॉडबाजी है। मैं कहा तो एक रिश्तेदार उसमें से बोला, कहता बाबा ये चिट्ठी किसने लिखी है। मैं कहा बेटा अब तेरी बारी आ गई मार खाने की। सही बात है। मैं कहा बाबा ने बोला था चिट्ठी मैंने इसी लिखी। कहते हाँ मैंने बोला है, क्या कर लोगे, पकड़ लोगे मेरे को, पकड़ के बैठ जाओगे। अरे जब उसका बुलावा आ गया है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अभी बकवास नहीं करो, नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद जो करना करते रहना। ये सब नमाज़ पढ़ने अंदर बैठ गए, मैं बाहर बरांडे में बैठा हुआ कुर्सी पे। सारे नमाज़ पढ़ के आ गए, मियाँ जी अंदर ही बैठे हैं। मैं कहा बाबा नहीं आए। कहते बाबा अंदर है। मैं गया, बाबा बैठे हुए हाथ रख के, आंखें बंद। मैंने उठाने लगा, मैं ऐसे हाथ रखा तो ख़त्म। तो मैंने लोगों को बताया, मैंने कहा ये बाबा, टाइम देखा तो वही टाइम, मतलब जो टाइम इन्होंने बोला है उस टाइम डेथ हुई। सब ने उठाया, सब कुछ किया, दिखाया, शाम को दफना के आए इनको। तो रात को मैं सो रहा हूँ, 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो मेरा कोई हिला रहा है मेरे को। देखा तो आँख खुली तो मियाँ जी को आगे सामने, अच्छा। सपने में जैसा सामने होते हैं। मेरे को बेटा ये सेवा जो करनी है ये निस्वार्थ करनी है, ठीक है। बिना अहंकार में आए, बिना टाइम देखे, बिना पैसे मांगे, ये सेवा कर। ये 4 लाइनें लिख, कलाम की 4 लाइनें मुसलमानों की, इन्होंने मेरे से लिखवाई हैं। सुबह उठ के 5 बार इनका उच्चारण करना है, उसके बाद जिस किसी को हाथ लगाएगा उसका बेड़ा पार है। तो सन 72 में उनकी डेथ हुई। 72 में मेरे को एक तरह की बख्श मिली कि पैसा मांग के नहीं लेना, ना वो पैसा घर में इस्तेमाल करना है, वो पैसा सेवा में या अपाहिज जो है
उसके दान पे लगेगा। तो सन 72 से लेके आज तक मैं आप लोगों की सेवा में हूँ, लगा हुआ हूँ। तो आज कोई पैसा लेते हैं आप? मैं पैसा कोई नहीं लेता, डोनेशन बॉक्स रखा है, जिसकी इच्छा है डाल दे। वो पैसा घर में इस्तेमाल नहीं होगा, वो मंदिर गुरुद्वारे में मैं नहीं देता, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत है। वो पैसा मैं अपनी सेवा में, यानी ऑयल परचेज कर लिया, कुर्सी हैं, कभी पंखा लगा दिया, कभी कुछ कर लिया, या अपाहिज जिसकी बाजू नहीं है, जो खा नहीं सकता, उसको दे दो, या जो कोड़ी हैं उनको, मतलब ऐसे को यानी कि सेवा में ही लगाना है जिसकी सेवा में लग जाए। इसीलिए तो- आपने निष्काम सेवा नाम भी तो रखा है निष्काम सेवा हो गई एक तरह की, काम करना निष्काम। बाकी गुरुजी की भी बड़ी मेहर है, उनकी भी कोई समस्या समझ में नहीं आती। गुरुजी, आप डुगरी वाले गुरुजी की बात करें हाँ, तो उनके साथ आप कैसे जुड़े और कब से जुड़े? मेरे दोस्त थे कर्नल, उनके घर के ऊपर रहते थे, वहाँ भी ऐसे ही उन्होंने करिश्मा दिखाया था। पता नहीं, उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था। ये तो बाद में चर्चा बनी है, बहुत बढ़ गया है। तो तब से मतलब अब मैं पूरी उसमें हूँ। हालांकि लोग करते हैं, आओ शर्मा जी देखना है, कीर्तन पे आ जाओ, फलाना है। मैं कभी, मेरी सेवा यही है, जो आपके टाइम है कीर्तन का, उसमें मेरी सेवा चल रही होती है। तो मेरे को बाबा ने, गुरु जी ने यही काम पे लगा रखा है। तो फिर भी कोई प्रश्न होता है, आ जाता है पेशेंट, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो पीजीआई ने जवाब दे दिए हैं, वो भी किए हैं। तो चल रहा है। तो जैसे आपने लिखा हुआ है, माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, या बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी तरह की भी आपको दिक्कत है, दर्द की, मेन चीज़ है दर्द। किसी टाइप की भी दर्द है, खाली हाथ लगा के छुट्टी, एक बार नहीं, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है। ऐसे ऐसे भी आए हैं जो हैंडीकैप आए हैं, व्हील चेयर पर आए हैं, पैदल भी गए हैं। व्हील चेयर पे आए हैं और पैदल गए हैं। जी हाँ, और टाइमिंग मैंने रख रखे हैं। मेरा तो सारा दिन ही समझो इसी में निकल जाता है। तो चल रहा है। तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, इंडियन आर्मी के काफ़ी ज़्यादा हैं ये। हाँ, ठीक है, तो फॉरेन के भी काफ़ी हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के। तो ये आप कैसे सेवा करते हैं, कहाँ कहाँ आप विजिट करते हैं? इनफैक्ट मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ 21 में, तो अपनी कोठी है, तो नॉर्मली किराए पे दिए हुए थे, बीच वाले पोर्शन में रहते थे। तो मैं कभी किसी मंदिर में, किसी कहीं, कभी कहीं करता था। तो चंडीगढ़ में एक स्कूल है, न्यू पब्लिक स्कूल, सेक्टर 18 में, 14 साल मैंने वहाँ किया स्कूल में। हर संडे सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब लाखों के हिसाब से लोग आते थे, ठीक होकर गए, सब कुछ किया। फिर चंडीगढ़ में शिव मंदिर था इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ भी किया। हार के फिर ऑल इंडिया लेवल में मैं सब जगह जाता रहा हूँ, जहाँ भी किसी ने बुलाना, हफ्ते 10 दिन के लिए गए, 100 150 बंदे करने। फिर उसके बाद फ़ॉरेन से कई आते थे, फ़ॉरेन तक जाता, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, ये जाता रहा हूँ वहाँ भी, क्योंकि मेडिकल फ्री कहते हैं, लेकिन है फ्री कुछ नहीं है। हाँ, फॉरेन में तो मेडिकल फ्री कहते हैं, नाम पे ही है। तो वहाँ भी किसी का घर जाना, क्योंकि अदरवाइज अलाउड नहीं है, तो किसी का घर जाना कि भाई जिसको बुलाना है यहीं बुला लो। सो एक को देखने जाना तो उन्हीं के घर में 50-100 बंदा देख कर आ जाना। ऐसे ही डिफेंस का, अभी भी फादर बीइंग इन डिफेंस, डिफेंस वालों का मेरा शुरू से रहा है। हाँ, डिफेंस के काफ़ी कोई- सर्टिफिकेट्स हैं आपके। मेरा ख्याल है शायद ही कोई कमांड ऐसी रही है जहाँ मैं नहीं गया। तो डिफेंस में यूसी आप ये देखो कि डिफेंस वाले थोड़े किए, किसी पे विश्वास नहीं करके, उनके अपने हॉस्पिटल हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, तो वो किसी विश्वास के ऊपर ही अगर उनको तसल्ली हुई है तभी वो कर रहे हैं। तो डिफेंस की कोई ब्रांच छोड़ी नहीं जहाँ नहीं मैं गया। तो मेनली व्यूअर्स के माइंड में ये क्यूरियोसिटी कि हीलिंग होती कैसे है? होती बस मल के हाथ लगा के, मैक्सिमम 1 नहीं तो 2 सीटिंग, 2 नहीं तो 3 सीटिंग, मैक्सिमम उसमें हो के ठीक हो जाते हैं। तो सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप टच करके थोड़ा मल के, ठीक है, या वो उससे ठीक कर देते हैं, तो क्या आप मेडिकल
को आप चैलेंज करते हैं कि जो आपके पास आता है मेडिसिन छोड़ दें, आपके सिर्फ टच करने से ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, वो उनका काम है। वो जिस तरीके से करते हैं, मेरे को वो चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। जैसे मैंने बताया है कि आई एम नॉट ए मेडिकल पर्सन। जो मेडिसिन खा रहे हैं खाते रहें, उनसे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसको फेथ है, ये सोच के ना आए कि मेरे वहाँ से डॉक्टर से ये ठीक नहीं हुआ, चलो मैं देखता हूँ ट्राई करके। वो ट्राई वाला काम मैं नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ अगर तुम्हें विश्वास है तब आओ। तो मेडिसिन वाला जो है अपने कर रहा है, अगर आपको उससे फ़र्क पड़ता है करो। हाँ, अगर यहाँ आने से अगर फ़र्क पड़ता है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप पे विश्वास है, आपको ये है कि मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा या डॉक्टर से वो करूँगा, तो आप बड़े शौक से दिखाओ। हाँ, यहाँ ऐसे भी आए हैं जो डॉक्टरों से नहीं हुए, फिर आए हैं और ठीक हुए हैं, फिर भी ठीक हुए हैं। उसके बाद ठीक हुए हैं। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, हालांकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, पर मेरी बनती नहीं, क्योंकि उन लोगों का यही था कि शर्मा जी यू आर स्पॉइलिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेडिकल, आई एम नॉट स्पॉइलिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैं तो ये कहता हूँ मैं कसाईयों से बचा रहा हूँ, तो बचना है तो देख लो। अब आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है, गिर गए, कहीं कुछ हो गया, बेल्ट लगी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनका पहला एम क्या होता है? एमआरआई कराओ। एमआरआई कराओ। व्हाट इज़ एमआरआई? आप क्या आ गई 20 फुट में आ गई इसमें? ये जी आपकी डिस्क के नीचे नस दबी हुई है, सिर्फ बताने के, वो फोटो करने के आपके पैसे कितने लग गए? 10-10 हज़ार लग आराम गए। से, आराम से। मिला क्या आपको? सिर्फ आंसर मिला कि आपकी ये प्रॉब्लम है। अब वो 10 हज़ार तो आपके फजूल गए। लेकिन ये सोचो कि एक मेडिकल कराया आपने, 10 हज़ार दिए, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। पर उस डॉक्टर को 25% 75% कमीशन मिली हुई एक एमआरआई की। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपको तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं क्या है यार, मैं दूसरे को दिखाता हूँ। वही एमआरआई लेके आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, वो नहीं देखेगा। फ्रेश कराओ। उसे मालूम है कि इसका तो निकल गया हिसाब, जो मैं करूँगा मेरे को उसके मिलेंगे। अब दिखा दिया, आप किस डॉक्टर पूछेगा कि भाई पेन अगर ज़्यादा है इंजेक्शन लगवा लो। पहले तो इंजेक्शन के पैसे ठोकेंगे। इंजेक्शन क्या है? वो आपके जगह सुन कर देगा, आपको हफ्ता नहीं 10 दिन तक फ़र्क पड़ गया, पेन कम हो गई, 10 दिन के बाद वो एग्रीवेट शुरू हो गई। अब पहले तो आपको ये तसल्ली थी मैंने इंजेक्शन लगवाया मैं ठीक हो गया। 10 दिन के बाद जब शुरू हुई, फिर कहता है यार ये तो मुश्किल है, मेडिसिन दे देंगे, पेन किलर ही देनी है, उनका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी है। फिर वो पहले पूछेंगे जी आपका मेडिकल रीइंबर्समेंट है, फलाना है, ये आपकी सर्जरी होगी, डिस्क दबी हुई, डिस्क के नीचे वेन दबी हुई है, ये आपकी सर्जरी होगी। सर्जरी से पहले आज से परफॉर्मा फिल करा लेंगे कि कल को कुछ हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आपसे ट्रीटमेंट कराने गए हैं तो रिस्पॉन्सिबल तो आप होगे, पर वहाँ उल्टा है कि रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो मेडिकल के वो अलग, अगर आपका बिल बनेगा वो मेडिकल के आपके रीइंबर्समेंट है उसके हिसाब से बनेगा, चाहे वो 1 कट लगाए चाहे 4 लगे। सही बात है। तो वहाँ आपको अगर दिखाते भी हो 10,000 फीस है, वो नोट गिन के लेगा कि फटे हुए तो नहीं। अब मेरे पास आते हैं, मैंने ना पैसा मांगा है, ना कोई कहा किसी को कि दे, डोनेशन आपकी मूड है, दो, नहीं देना ना दो। बट टिल डेट आई हैव नॉट आस्क्ड एनीवन कि पे करो। क्रिटिकल से क्रिटिकल भी आए हैं, वो ठीक हुए हैं, उनकी इच्छा है देने दें, नहीं देते ना दें। तो आज की डेट में जैसे सबसे बड़ी जो बीमारी बढ़ती जा रही है वो है कैंसर। क्या कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई कैंसर का पेशेंट आया हो, आपने खैर, ट्रीट किया हो? वो स्टोरी भी काफ़ी लंबी है। नहीं, सुनना जरूर चाहेंगे। है वो इनफैक्ट जैसे मैं ये मेरठ से करता था, एवरी 6 months आई यूज़ टू गो टू मेरठ। माथा टेका था, बैटरी चार्ज हो जाती थी। अब तो उनके बेटे, बेटे के आगे बेटे, वो सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, कमाई कर रहे हैं। वो चीज़
जो मियाँ जी में थी उनके बेटे में थी, उसके बाद ज़ीरो हो गई है। ठीक है। लेकिन उस जगह महानता ज़रूर है। तो मैं हर 6 महीने के बाद चक्कर मारता था। तो आज भी वो जगह वैसे ही है, कोठी के साथ जगह है? वैसे ही है। तो डिफेंस वालों ने वो 4 दीवारी बना के सब पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। लोग आते हैं अभी भी वहाँ। तो मैं मतलब ये करा करता था, जाता था, बैटरी चार्ज हो गई एक तरह से। फिर मैंने वाइफ को एक दिन ऐसे ही बोला, मैं कहा यार मैं, शाम का टाइम था, मैंने कहा मैं मेरठ जा रहा हूँ। जी। तो आई यूज़ टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग। ट्रेन पकड़ी अम्बाला से मेरठ, शाम को 4 बजे ट्रेन पकड़ी, 8 बजे तक घर। सुबह जाना, रात को आ जाना। तो मेरे पास सेवा पे भी काम करा करते थे, वो भी साथ चले जाते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही शाम को, जून का महीना था, 2 जून की बात है, गर्मी थी काफ़ी, बरसातें भी थी थोड़ी। तो वाइफ को मैंने शाम को ऐसे बोला, मैं कहा यार मैं मेरठ जा रहा हूँ। कहती ये कौन सा टाइम है जाने का? मैं कहा तेरे को क्या जाना मैंने है? कहती मैंने पंगा नहीं लेना, जाना है जाओ। कोई ये टाइम है? रात को 1 बजे पहुँचोगे। तो शाम को बस पकड़ने गया हूँ, बस पकड़ी, गलती से बजाय मेरठ की पकड़ने की थी, हरिद्वार की बस पकड़ ली। अच्छा। दिमाग में नहीं आया। रात को 1 बजे मैं हरिद्वार पहुँच गया। मैं उतरा, मैं कहा यार मैं कहाँ आ गया, मैं तो मेरठ जा रहा था। अब दिमाग नहीं चला, चाय के गिलास पकड़ा, चाय पी रहा हूँ, तो मेरे कंधे पे कोई हाथ मार रहा है। देखा तो कोई भी नहीं, पर कान में आवाज़ आ रही है, बेटा निस्वार्थ सेवा कर, ये गृहस्थी छोड़ दे, सेवा कर। मैं कही यहाँ मेरे को जानता नहीं, मैं सेवा क्या करूँ। अब बड़ा चक्कर में, मैं कही यार मैं जगह पूछी तो हरिद्वार। मैं कहा मेरे को तो जानता ही कोई नहीं। मुँह माया छोड़ दे। मोबाइल बंद किया, जेब में डाला। मैं कहा बस, वहाँ बस लगी हुई थी, जोशीमठ। मैं कहा यार जोशीमठ तो मैंने देखा ही नहीं। जाके उस बस में बैठ गया। तो सुबह 4 बजे वहाँ बैठा। वो रास्ते इतने ख़तरनाक कि जो ना भी मरने वाला हो देख के वैसे ही गया। सुबह शाम को वहाँ पहुँचा, ठंड बड़ी थी। एक होटल से मैं ठुका। मैं कहा यार यहाँ देखने को क्या चीज़ है? कहते भाई साहब यहाँ तो कुछ नहीं है। सुबह बद्रीनाथ जाते हैं यहाँ से, 6 बजे बस जाती है। मैं कहा यार बद्रीनाथ तो तीर्थ स्थान है, मैंने तो देखा ही नहीं। रात वहाँ काटी, सुबह 6 बजे वहाँ से बस पकड़ी बद्रीनाथ। ठीक है। घर वालों को पता नहीं मैं कहाँ हूँ, टेलीफोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। बद्रीनाथ ठंड बड़ी थी, माथा मुथा टेका, किसी से पूछा। मैं कहा आगे क्या है देखने को? आगे तो कहता बॉर्डर है जी, आगे क्या जाओगे आप? यहाँ से बस पकड़ो, इधर जाती है हेमकुंड साहब। मैं कहा यार मैंने तो हेमकुंड साहब ही नहीं देखा। बस पकड़ी है हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब वाली साइड में। गोविंद हम आया, उतरा, बारिश हो रही थी, माथा टेका। मैं कहा बद्रीनाथ अपना हेमकुंड साहब यही जाते हैं? कहते जाते हैं, आजकल रास्ते बंद हैं, बरसातें हैं, तो बरसातों के बाद खुलेंगे। फिर होटल में आ गया जोशीमठ। फिर उससे पूछा, मैंने कहा यार और क्या है देखने को? भाई साहब क्या करते क्या हो? मैं कहा यार मेरे को परमात्मा की बख्श है, मैं तो ऐसे सेवा करता हूँ। कहता फिर आप ऐसे करो, सामने पहाड़ी है, वहाँ चले जाओ, वहाँ से 20-30 सीढ़ियाँ नीचे उतर के गुरुद्वारा है, वो हेमकुंड साहब की ब्रांच है। वहाँ बड़ी संगत आती है, किसी का घुटना, किसी का कुछ। चलो जी वहाँ चले गया। वहाँ जाके देखा, गुरुद्वारे में बात की। कहते भाई साहब जी आप सेवा करते हो, कमरा ले लो, यहाँ तो संगत आती रहती है। 5 दिन हो गए मेरे को वहाँ, घर कोई टेलीफोन नहीं। घर वाले फिक्र में पड़ गए, मेरे सेवा वाला टेलीफोन कर रहा है, मोबाइल बंद रहा है। 5 दिन हो गए ऐसे ही, रात को खाना खुना खा के बैठा हुआ हूँ। तो दिमाग में ऐसे ही आया, मैं कहा यार टेलीफोन तो मैंने किया ही नहीं। अब दिमाग में आया कि मैंने तो टेलीफोन किया, तो 5-6 कॉल मेरी सेवा वाले बंदे की आई हैं। मैं कि इसको क्या हो गया, फ़ोन क्यों कर रहा है? और दिमाग में अभी भी ये नहीं आ रहा कि तेरी फैमिली है, तेरे बच्चे हैं। जब उसको फ़ोन किया, वो मेरे को निकाले गालियाँ। यार कहाँ हो तुम? मेरठ कह के पहुँच गया कहाँ? मैं कहा मैं जोशीमठ में हूँ। कहता दिमाग ख़राब है, घर में फैमिली बच्चे सब परेशान हो रहे हैं,
हम तो सवेरे पेपर पे फ़ोटो देने लगे थे। मैं कहा मरा नहीं है, अभी फ़ोटो देने की ज़रूरत नहीं, बकवास नहीं कर, आ जाऊँगा। अब मेरे जी हॉल पड़े अंदर कि साले तू कहाँ घूम रहा है, फैमिली तेरी इधर, इतने दिन दिमाग में नहीं आया। अब मेरे को ये है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। सुबह नहा धो के उठा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, आधी सीढ़ियाँ 20 एक सीढ़ियाँ चढ़ाऊँगा। एक बुज़ुर्ग आदमी ऊपर से नीचे आ रहा है, खुली दाढ़ी, पगड़ी भी नहीं बांधी, ऐसे कपड़ा सा लपेटा हुआ, मेरे नज़दीक पहुँच के कंधे पे हाथ रख के कहते पे, बेटा मोह जाग गया बच्चों का। मैं कहा जी बाल बच्चेदार हूँ, मोह तो जागना है। नहीं इतने दिन क्यों नहीं जागा। मैं कहा यार इसको कैसे पता लग गया मेरे को मोह जाग गया। मैं कहा बाबा आप, कहते बेटा जो तू सेवा कर रहा है ना, वो भगवान बहुत कम लोगों को देता है, अहंकार में मत आना। मैं कहा सन 72 से कर रहा हूँ, अब तो 2000 दूर है, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2-4 बातें ऐसी की जो सिर्फ मेरे को पता थी, इवन वाइफ को पता नहीं थी। ठीक है। मैं कहा यह तो कोई पहुंची हुई चीज़ है, चरण पकड़ लो। मैं झुकने लगा हूँ तो मेरे को खड़ा कर दिया, कहते बेटा ये क्या कर रहा है। मैं कहा बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए हो। बेटा तू किससे कम है। ये सिर नीचा नहीं करना, ये सिर्फ उस परमात्मा को या माँ बाप जिसने पैदा किया है, तीसरे के आगे सिर नीचा नहीं करना। 2-4 बातें की करके मेरे को कहते हैं बेटा हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, किस लिए जाते हैं। मैं कहा जी पूजा पाठ के लिए जाते हैं। कौन जाता है पाठ पे, कोई पाठ के लिए नहीं जाता, मांगने जाता है, भिखारी है। वहाँ जाके करेगा हे परमात्मा मेरे को कोठी ला दे, मेरे को गाड़ी ले दे, इन चीज़ों के लिए जाता है। जब माथा टेकना होता है ना, जेब में हाथ डाला, 100 का नोट है, 10 का सिक्का होगा वो डालेगा, ये हमारी नीयत है। गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं बड़ी बड़ी, एक अपाहिज आ जाता है जिसकी बाजू नहीं है, पैसे मांगता है आपसे कि बाबू पैसे दे दो, आप देते हो नहीं, आपके पास सब कुछ है, आपकी नीयत नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे वालों में से, आप उनसे भी गए गुजरे हो। मैं कहा यार करते तो ये कुछ है। तो मैं कहा बाबा ठंड बड़ी है, चाय पियोगे। तेरे से तो मैं ज़रूर पीऊँगा। मैं कहा खड़े हो, मैं चाय लाता हूँ। मैं खड़ा हूँ, कहते जेब में हाथ डाला, एक सिक्का पकड़ाया, मेरे को दे दिया, बेटा ये अपने पास रख, ये बरकत देगा। ये देना नहीं, अपने पास रखना है, ये बरकत देगा। और जो तो सेवा कर रहा है कर, दुनिया तेरे पैरे हाथ लगाएगी। मैं कहा मैं चाय लेके आता हूँ। जैसे मैं टर्न किया हूँ, पीछे कोई भी नहीं। मैं लोगों से पूछा, मैं कहा मेरे पास खड़े हुए थे, कहता भाई साहब पढ़े लिखे हो, पढ़े हो, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे हो, लोगों ने पागल समझना है। मैं कहा यार मेरे को सिक्का दिया है। कहता भाई साहब चल। घर पहुँचा हूँ, जो झगड़ा होना था वो हुआ। फिर मेरे फ्रेंड है, मैंने उनको दिखाया, मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ। कहते तेरा दिमाग ठीक है, सपने देख रहा था। मैं कहा नहीं। मैं कहा मेरे को ये सिक्का दिया है। जब वो सिक्का निकाला, हम लोग हैरान थे कि दैट कॉइन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, हाफ आना, सन 1616। 1616। उसके पीछे गुरु नानक देव की फ़ोटो। कहता मेरे कज़न है, कॉइन कलेक्शन करता है, उसको दिखाते हैं। उसको बुलाया, दिखाया, देख के कहता है अंकल बेचना है। अब नीयत आ गई। मैं कहा पता नहीं कैसे कितने पैसे मिलेंगे। ऑल ऑफ द माइंड एकदम स्ट्राइक कर गया कि नहीं, बेचना नहीं। मैं उसको ऐसे बोल बैठा, मैं कहा यार 2 जगह दिखाया है, तू बता कितने देगा। वो देख दिखा के सारा कर करा के, अंकल फाइनल बोलूँ। मैं कहा हाँ। कहता जी इसके 1,20,00,000 मिल सकते हैं। एकदम तो सिर हिल गया। मैं कहा यार ये इतने मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। मैं कहा मैंने बेचना नहीं। तो एक बख्श ये उस टाइम ये था कि उनसे मेरे को जो बख्श मिली वो थी कैंसर। कि उस केस से 2002 से आज तक 5 केस किए हैं, जिनमें से 1 की डेथ हो चुकी है, 4 अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। पर मैंने अब देखना बंद कर दिया क्योंकि इसमें फिटीक बहुत ज़्यादा है, पाठ बहुत है, वो इतना टाइम मिलता नहीं।
तो कॉइन जो है बस वो हमेशा रहता है। तो ये अपनी सेवा चल रही है। बाकी मैं गूंगे बहरे बच्चे हैं उनका मैं एज ए चेयरमैन हूँ। माँ बाप ने नेगलेक्ट किए हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनकी एक क्रिकेट टीम बनाई पंजाब की, फिर उनके मैचेस कराता रहा ऑल इंडिया लेवल पे। पाकिस्तान लेके गया उनको, वहाँ मैच कराए। अभी पिछले हफ्ते नेपाल से टीम आई थी, उनसे मैच कराए। तो मतलब अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। आई एम रनिंग 79 नाउ। अब बाहर वाले सब बंद कर दिए हैं, अब घर में ही पेशेंट्स देखता हूँ। सुबह 7 बजे से, टाइमिंग 7 बजे से? सुबह 7 से 9, 7 से 10, फिर शाम को 4:30 से 6:30, संडे 8 से 12। तो सारा दिन मतलब बिज़ी रहता है। तो बस ऐसे ही यार दोस्तों ने कहा आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा चलो भाई। तो कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे चलो एक बार देख के आते हैं, भी करते हैं क्या है, करते क्या है वो, आते ना हैं। बीमार होते होंगे ना कुछ और, वैसे आते होंगे। आते हैं यार, बड़ा बहुत आते हैं। मैं तो पहले कहता हूँ भाई, इंटरव्यू करने आए हो या विश्वास है तब आओ। कुछ तकलीफ़ है, विश्वास है, ठीक हो, वो बात अलग है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं। सो अपनी इच्छा के ऊपर है। और दूसरी बात है, आप हैं शर्मा जी, वरिंदर शर्मा जी, तो मुस्लिम पीर जी को मानते हैं आप, ठीक है। तो फैमिली में भी कुछ ना कुछ चलता रहता होगा कि नहीं ये तो मुस्लिम को मानता है, ये है नहीं, वो ऐसा भी कुछ चलता नहीं है? है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अब मानने को तो गुरुजी के मानते हैं कई, कई नहीं भी मानते हैं। बस वही विश्वास है अपना। विश्वास है। अब मेरे पास कई बार होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं जो पीजीआई से रिजेक्टेड हैं या कहीं और से हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से ये करा कि गुरुजी देखूं ना देखूं, हाँ या ना में जवाब मिल जाए। अगर नहीं तो मैं सीधा जवाब दे देता हूँ कि नहीं। गुरुजी का भी यही, ऐसे ही मियाँ जी का भी। तो मेरे को इंट्यूशन जो मिलेगी मैं उस हिसाब से शुरू करता हूँ। कई ऐसे भी हैं जिनको मैंने रिजेक्ट किया है कि नहीं, और उनको भी विश्वास है नहीं हमने करवाना है, आपसे ठीक होना है। तो ठीक है भाई, आओ, तुम्हारी किस्मत है। तो इतने हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं, तो ये बताइए अगर इतनी सफा है, सब कुछ है, ठीक है, तो कोरोना आया था, बहुत जी। बुरे तरीके से आया कोरोना इंडिया में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। तो उसमें आपने कैसे सेवा की, कैसे किया, कितने लोगों को मेरे बचाया? जो मेरा ख्याल है, कोरोना जो है वो क्रिएटेड थी। आपके अकॉर्डिंग कोरोना मेरे जो थी हिसाब वो से थी ही नहीं, क्रिएटेड वो थी। क्रिएटेड थी। और मेरे पास भी कई केसेस आए हैं, मोस्टली ठीक ही रहे हैं। पर कई केसेस ऐसे भी जो मेडिसिन जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट की हैं। अच्छा, दैट वाज ए क्रिएटेड दिस थिंग। नहीं जिसको कोरोना हो जाता था ऐसे ही पेशेंट आते थे आपके पास? आए थे तो उनका क्या हुआ? काफ़ी से ज़्यादा, जो आंसर आए हैं लोगों के बेटर थे। मतलब आपने कोरोना के पेशेंट भी ठीक किए? किए बीच में, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो है कि हर एक को अवेयरनेस तो नहीं थी। अब जिनको थी वो आए हैं, उनमें फ़र्क पड़ा है। हाँ, क्योंकि हमारे सर्कल में कोई किसी को पता ही नहीं था कि आप 21 सेक्टर अब में जो, बैठ के हाँ इतनी वही सेवा ना, कर रहे हैं। मैं कौन सा एडवर्टाइज कर रहा हूँ। अब जिनको मालूम है या उनमें से कोई रिलेशन है किसी का, उनको कुछ मालूम है। मैंने तो पाठ करके इलाचियाँ दी हैं, वो फ़र्क भी पड़ा है। तो कोरोना के पेशेंट आपने ठीक किए हुआ, उसके बाद जैसे होता है कि जैसे एक पर्सन कोई ठीक हो जाता है उससे 4 तो वैसे ही आना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो आपके पास रश भी बहुत बढ़ गया होगा? नहीं इतना नहीं, कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी मेरे पास अवेयरनेस लोगों की नहीं, नहीं आप थी। मार्केटिंग नहीं करते। हाँ। तो जैसे ये है कि मार्केटिंग आप नहीं करते, सिर्फ जिन लोगों को पता होता है वही आपके पास आते जी हैं, हाँ। ठीक है, और वो ठीक भी होते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग 90% तो जो सच्चे मन से आता है वो ठीक हाँ होता है, वो, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई डॉक्टर ही आपके पास आया हो? मैं किसी से ये तो पूछता नहीं कि जो डॉक्टर है कि क्या है। क्योंकि अगर आर्मी वाले तो आपने काफ़ी बताया कि आर्मी पर्सन चाहे वो जनरल हो, कमांडर हो, बहुत सारे आपके पास आते आते हैं, हैं। बहुत सारे ने आपको ऑनर भी कर रखा है, ये हमारे पास उसके प्रूफ भी आप हाँ। दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई स्टोरी की कोई प्रोफेशनल पर्सन आया हो, ठीक है। प्रोफेशनल जो आए हैं वो क्रिटिसाइज करते थे इस चीज़ को कि ये गलत कर रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मैं कहा भाई मैं तो कसाईयों से बचा रहा हूँ कि पैसा कमा के ले तो जाओगे नहीं, ऊपर रहना तो यहीं से ही है।
सो व्हाई डोंट यू डू इट इन अ प्रॉपर वे? कमा के करो कि कहाँ लेके कहाँ जाओगे? क्योंकि ये भी देखा गया ना अमूमन तौर पे कि जो मेडिकल फार्मा है वो आयुर्वेदिक को भी इतना ज़्यादा आगे नहीं आने दे रहा। लोगों की हाँ, ये सोच है आज की डेट में। वो तो हर एक कोई यही कोशिश करता है। हम्म। अब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर वो नहीं चाहेगा कि दूसरा मेडिकल वाला मेरे से तेज़ हो जाए। हम्म। तो जैसे आपके पास ये ठीक है रहमत है, ठीक है भगवान की, तो क्या ये आगे दी जा सकती है? आपके कितने बच्चे हैं? अब मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, तो आपके साथ कोई ऐसे सेवा में जुड़े हुए हैं? फिर सेवा में कई जुड़े हैं और कई निकले हैं। हम्म। सेवा में मैं भी शुरू में जुड़ा था सिर्फ पैसे के लालच में, हम्म। जैसे मैंने आपको नहीं, बताया आपकी था। फैमिली में से आपके बेटे सेवा में हैं आपके नहीं, साथ? वो लोग वो इंटरेस्टेड ही नहीं नहीं। है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। इवन मेरी फैमिली में रिश्तेदारी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ओके। आधे को तो यही होता था पखंड है। अब जिनको फ़र्क पड़ा है उनको फ़र्क लगता है। हम्म। वो कोशिश करने को कई कोशिश करते हैं कि हमें भी कुछ सिखाओ। हम्म। मैं कहा भाई मेरे को भी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। हम्म। मैं भी पैसे के लालच में शुरू हुआ था। हम्म। मेरे को भी बख्श मिली। उन्होंने जब ये देखा कि इसके लालच ख़त्म हो गया हम्म। तब ये बख्श दी। तो जैसे आपके पास ये बख्श है, आप इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, जो आपने दावा किया, तो क्या आपने इसका कोई आगे एक्सपेंड करने का सोचा है? कोई संस्थान बनाने का, कोई एनजीओ बनाने का सोचा है? एनजीओ वगैरह वही बनाया जिस पास पैसा आंधा आएगा। हम्म। यहाँ तो कमाई करनी नहीं। तो फिर जैसे ये तो आपकी जिसकी आपकी किस्मत एज में लगभग 80 ईयर हो चुकी है। ये तो जिसकी किस्मत में होगा हम्म। वो अपने आप ही गेन करेगा। यानी कि अभी तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है ऐसा आपने ये कोई सोचा हो कि मेरे बाद ये इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते आते हैं कई, हमें भी सिखाओ जी। मैं कहा मैं सिखाऊं क्या? मेरे को कौन सा सिखाया किसी ने? मेरे को भी बख्श दी। जब आपकी नीयत में होगा ये चीज़ कि भाई नहीं कमाई करनी, हो सकता है आपको बख्श मिले। तो आज तक आपके पास कितने पेशेंट आ चुके होंगे? मेरे को तो अभी तो कोई अंदाज़ा नहीं। 50,000 से 50 लाख से ऊपर ही होंगे। 50 लाख से ऊपर? 50 साल तो मेरे को करते हो गए। 50 साल हो गए आपको। तो जैसे ये है, ये पॉडकास्ट अभी पब्लिक में जाएगा, तो कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो आपको चैलेंज करेंगे। क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो हमेशा मैंने क्या करना है? चैलेंज तो ऊपर वाले ने करना है। मैंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैं तो कर रहा हूँ। मतलब आप मानते हो कि ये तो देखो पता ही है, जब पॉडकास्ट पब्लिक होगा, लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन भी आएंगे जो आपको डेफिनेटली चैलेंज करेंगे कि हाँ जी आप झूठ बोल रहे हो, ये पखंड है, आप हमें करके दिखाओ। हाँ, करेंगे तो करेंगे इस चीज़ को भी। तो आप एक्सेप्ट करते हैं मैं इस तो चीज़ को? एक्सेप्ट करता हूँ। करे कोई, करके दिखाए बस। तो मतलब आपको अपने मेरे विद्या के को ऊपर ऊपर वाले पे अपना फेथ है बस। जिसने चैलेंज करना है करे, बड़े शौक से करे। तो कई व्यूअर्स होंगे जो फॉरेन से ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनका जी। क्वेश्चन ये होगा कि क्या वो आपको अपने पास बुलाएं या फिर वो इंडिया आए आपके पास चंडीगढ़ में, तो उनको कैसे रिलीफ मिल सकती है? उसी इनका उसमें विश्वास ये है। है, अब मेरा जाना जो है वो तो बहुत मुश्किल है। अब तो एज फैक्टर आ गया। एज फैक्टर आ गया। बहुत बहुत लोगों को किया। मेन उसमें ये होता है कि जैसे आपकी तकलीफ़ है, आप ऑस्ट्रेलिया से आए, दिखाया, फ़र्क पड़ गया। अब उनको बॉडी टच अगर हो गया है, आप कहीं भी इंडिया के कोने में क्या फॉरेन में कहीं भी चले जाओ, अब वहाँ अगर दोबारा प्रॉब्लम उठती है, अब वो वहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा। तो उन लोगों को जिनको बॉडी टच हो चुका है, इतना बोला है कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 2 घूंट गिलास में पानी लो, प्रॉब्लम मैसेज करो मेरे को और फ़ोन कर दो। द मोमेंट आई सी द फ़ोन, मैं आपको बोलूँगा कि पानी पी लो। उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे के बाद आपकी प्रॉब्लम फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रेकी होती है या टेलीपैथी होती है, उस रेकी तरीके से। इज़ समथिंग डिफरेंट। हम्म। रेकी उसमें आपको चार्ज करना पड़ता है। हम्म। इसमें फाइनेंशियली तो कोई चार्ज करना ही नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि भाई जिसको प्रॉब्लम है और एक बार बॉडी टच हो चुका है। अब फ़ॉरेन से आते हैं कई, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। अब उनको भी यही बोला कि अगर आप वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो खाली रिंग कर दो, ओके। पानी का गिलास पढ़ो, मिक्स कॉल मैसेज लिख के मिक्स कॉल मार दो, मैं तुम्हें अपने आप कर लूँगा। और हो रहे हैं लोग। मतलब एक बार मिलना जरूरी है, उसके बाद अगर नहीं हाँ, भी मिलते हैं तो एक बार दूर बॉडी बैठे टच होना भी बहुत ज़रूरी आप है। रिलीफ दे सकते हैं। जी। तो सर जैसे आप इतने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, लोग ठीक भी हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें भी हैं, तो आप व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहूँगा कि भाई डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, अपना टाइम पैसा वेस्ट कर रहे हो। फेथ है, बड़े शौक से आओ, ना हो तब बात करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बार आओ, ठीक है, एक अगर फेथ बनता है तो एक बार आओ ज़रूर, बिल्कुल। तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। तो ठीक है सर, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो ले लिया आज हमने आपका। थैंक यू। तो अगर हमारे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको हम जब मर्जी। इनवाइट करेंगे और आपका टाइम ज़रूर मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ, जब कहो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी।